उसकी वजूहात हैं और उसको हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपना हमने उसको तजिया कर रहे हैं और फिर हमें चाहिए कि हम आइंदा के लिए अपने आप को ठीक रास्ते पे लगा दें बहसियत कौम। ये हुकूमत आनी जानी है, ये आज हम हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा। इसमें 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 कोई ऐसी किसी की परपेचुअल कोई नहीं है, ये कोई मनार्की नहीं है। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जो मर्जी आए, मैं कोई आवाज में तो नहीं ये कहता था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। अगर हुई होती, मेरी बात मानते 20, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, तो कम से कम आवाम आपको पकड़ती कि आपने ये साइन किया था, आप क्यों इसको कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं, ये इसको फ्लाउट कर रहे हैं। नहीं किया। अब इनको याद आ जाती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। उस वक्त किसी को कान पे जूं 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 तक नहीं रेंगती थी। तो बात यह जी कि ये वो नॉन एंटिटीज हैं कि जी रिजाइन करे। मैं क्यों रिजाइन करूं? मैं कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तो बात यह है जी कि मैं एक इबादत समझ के कर रहा हूँ, मुल्क को जरूरत होगी, मैं हाजिर हूँ पार्टी को, कोलिशन पार्टी को। मुझे मत बताएं टॉक शोज में बैठ के, मुझे पता है आपने क्या किया। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आपको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, आप जाके इस दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए। अभी तुम बैठते हो आके सियासत करते हो, ऐसे थर्ड रेटेड किस्म की सियासत करते हो। मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है, मुझे तो नहीं पहुंचता। मुझे क्या फर्क पड़ना है? मैं तो अल्लाह के फल से, मेरी तो सैलरी भी आज से 30 साल तक हमेशा चैरिटेबल कामों में जाती है, या किसी हॉस्पिटल में जाती है, या यतीम खाने में जाती। मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे अगर अपना इस पीडीएम ने, हुकूमत ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये अमानत है, कौम की अमानत है, पीडीएम हुकूमत की अमानत है। अल्लाह ताला ने जितना काम लेना है। लेकिन ये थर्ड रेटेड बैठ के बातें मत करें जो मुल्क को नुकसान हो। कि जी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, मुल्क डूब रहा है, इससे डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट हो जाना है। ये मैं समझता हूँ कि कौम के साथ और मुल्क के साथ ज्यादती है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान माशी तौर पे तारीख के उस दहाने पे आ खड़ा है जहां पे शायद कभी किसी ने सोचा भी ना होगा। तो कयाम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान के शायद ऐसे हालात कभी ना थे। सन 1971 में जब पाकिस्तान दौलत हुआ, उसके बाद शायद इस तरह के मामला देखे गए। उस दौरान भी ये सारी सूरत हाल थी कि पाकिस्तान माशी तौर पर इस हद तक मुश्किलात में नजर आया। पाकिस्तान में उस वक्त भी अफरात-ए-ज़र की बड़ी शरह देखी गई और आज भी कुछ वैसी ही सूरत हाल नजर आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी को 300 बेसिस पॉइंट्स तक का इजाफे के साथ तकरीबन 20% तक पहुंचा दिया गया। और साथ में एक और जो बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा माशी हालात के हवाले से, कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी अगर ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की जाए तो तकरीबन $3.5 बिलियन तक की महदूद है, और जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बिल्कुल ही नागुज़ीर होंगे। साथ में ये भी अगर जो इसमें ऐड कर लिया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है, वो डॉलर की कदर में हर रोज इजाफा है। हर रोज डॉलर की कदर में एक बड़ी तनासुब से उतार और चढ़ाव नजर आ रहा है। गुज़श्ता कुछ दिनों पहले जो डॉलर की कदर में कुछ हद तक इस्तेकाम नजर आया, वो इस्तेकाम एक ही लम्हे में, या ये कहा जाए महज चंद घंटों में धरे का धरा रह गया, जब डॉलर ने एक बहुत ही ऊंची उड़ान भरी। शायद तारीख में इस तरह से डॉलर की परवाज कभी देखी ना गई होगी। हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, और ये जो तमाम तर इस वक्त इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, माशी इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, तो वो क्या बता रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त जिस दौरान पे आ खड़ा हुआ है, उसका क्या हल हो सकता है, और इसके जो कुछ मामला हो, इसकी असल वजह क्या है? इस सवाल से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करें माहिर मईशत जनाब अली मोहम्मद उस्मानी साहब से गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान टेक्निकली किन हालात में नजर आता है। अली अस्सलाम वालेकुम। अली, ये जो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, माशी क्राइसिस है, डॉलर मुस्तहकम नहीं है, रुपया तेजी से अपनी कदर खो रहा है, साथ में हुकूमत ने 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी में। ये हुकूमत क्या डायरेक्शन है नजर आ रही है हुकूमत की जानिब से आपको? देखिए मुनीर साहब, सबसे पहली चीज तो ये देखें कि इकोनॉमी के लिए तो आप कोलैप्स हो चुके हैं, ठीक है। और जो मुल्क जो है, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो चुका है, ठीक है। ये आप जरा बात को ध्यान में रखें कि बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास ना ही ज़र मुबादला के ज़खायर इस्तेकाम के साथ है, ना ही आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशनरी मेजर्स के तहत आप अपने महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जानब तो 31 से 32% और सेकेंडरी पोजीशंस के ऊपर आपको जो एक तरह मुबादला के ज़खायर खत्म होते होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखिए कि गोल्ड जो है वो एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर शो यूज होता है किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल करने का। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड के रेट्स हैं वो तकरीबन 2 लाख से ऊपर आ रहे हैं। तो ये भी एक पैरामीटर हमारे लिमिट से बियॉन्ड होता जा रहा है। जब ये पैरामीटर सारे हमारे लिमिट से बियॉन्ड होते चले जाएंगे और उसके अंदर ना ही हमारे पास फाइनेंशियली सपोर्ट होगी, ना ही हमारे पास कोई
कमोडिटी सपोर्ट्स होंगी और ना ही हमारे पास कोई ऐसे जवाबात होंगे जिसकी बेसिस पे हम अपने मुल्क के जो मईशत है, खासतौर से यूएस डॉलर की जो वैल्यू है पाकिस्तान के रुपए के अगेंस्ट, उसको इस्तेकाम नहीं दे सकते। तो आप चाहे कितनी भी बातें करते रहे कि आप फ्रेंडली ममालिक ने हमको असिस्टेंस दे दी और जो आईएमएफ ने रोल ओवर कर दिया या आईएमएफ ने हमारे को प्लान अप्रूव कर दिया $1 बिलियन का, ये सब बातें जो है वो अब बहुत देर हो चुकी है। अली, एक और अहम मौजू है, मोडीज ने पाकिस्तान को मजीद डाउनग्रेड किया। ये जो डाउनग्रेड करना है, ये कितना ज्यादा खौफनाक है एक मुल्क के एतबार से अगर हम बात करें कि हम लगातार डाउनग्रेड होते नजर आ रहे हैं, हमारे पास स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। अगर इस तरह से अगर हमारे हवाले से आदादो शुमार नजर आएंगे, अगर इसी तरीके से सूरत हाल तब्दील होती जाएगी तो हम कहां खड़े होंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि डाउनग्रेड और अपग्रेड ये एक बहुत एक लॉलीपॉप थी जिसकी वजह से हमारे जो सियासतदान थे वो इनरेस्पेक्टली इन चीजों को बेसिस बनाते हुए मईशत को जो पिछले 4-5 साल से मुसलसल डिटेरियोरेटिंग सिनेरियो में जा रही थी उसी का जो है एक सहारा लेते हुए बात कर रहे थे। डेफिनेटली ये चीजें पैरामीटर्स काम करती है, मगर उन जगहों के ऊपर जहां पे मईशत में कुछ आउटपुट भी हो। फॉर इंस्टेंस के आईएमएफ के जो कोविड का पीरियड था, उस कोविड के पीरियड के अंदर आपके मुल्क के अंदर जो एक प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स नहीं हुई, इंपोर्ट्स ना होने की वजह से आपके मुल्क की जो है वो कुछ उसकी वजह से भी आपको अपग्रेडेशन मिल गई थी। ठीक है, तो दीज आर द पैरामीटर्स जिसके पीछे कुछ एजम्पशंस होती हैं कि उन एजम्पशंस को अगर हम प्रॉपरली तरीके से एड्रेस करते हैं, एड्रेस के मतलब ये है कि इकोनॉमी फंक्शनल भी हो। इकोनॉमी फंक्शनल हमारे पास लास्ट 3 to 4 ईयर कोई फंक्शनैलिटी नहीं दिख रही, चाहे तो कोविड का सिनेरियो भी क्यों ना हिट कर रहा उसको। तो अल्टीमेटली ये तमाम सब सिचुएशन हमारे सामने आती है, इन सिचुएशंस की बेसिस के ऊपर जो अभी तो फिलहाल मैं अगर उसको एनालाइज अली, ये जो मोडीज ने जो पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है, इसके पीछे की अगर मैं असल वजह पूछूं, क्या है? क्या पाकिस्तान स्ट्रक्चरल एतबार से कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है, या वो उस हद तक मुस्तहकम नहीं है, या महज माशी सूरत हाल की बिना के ऊपर ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के मसाइल हैं? देखिए, स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर तो हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो ना ही हमारे मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंदर काम हुआ, ठीक है, और ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम हुआ। कोई भी मुल्क की मईशत जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती लोन्स के ऊपर या क्रेडिट के ऊपर या फॉरेन फंड्स के ऊपर या फॉरेन फाइनेंस के ऊपर, चाहे वो कोalition सपोर्ट फंड हो जो मुशर्रफ साहब के दौर में लिया गया था। अल्टीमेटली इस वक्त जो पोजीशन इकोनॉमी की है, अब तो क्रिटिसाइज करते हुए भी शर्म आती है कि किसको क्रिटिसाइज किया जाए, किसको ना किया जाए। कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जो एक अपने बहुत बड़ा इत्तेफाक सबको ले गया है इस असम्पशन के साथ कि ये मईशत को जो है वो राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे, वो आते हैं, वो से खुशखबरी देते हैं कि आईएमएफ ने जो है प्लान अप्रूव कर दिया, फिर वो खुशखबरी देते हैं कि मतलब आप सोचे तो खुशखबरियां आपको मिल क्या रही है, लोन अप्रूवल के ऊपर आप खुशखबरियां मौसूल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली टोटल डायरेक्शंस जो है वो ना ही पॉलिटिशियंस के ना ही अब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स के, और फिर लेकिन अली, माजरत के साथ इस वक्त जो आप बात करें, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू से ऐसा महसूस हो रहा है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज रेक्टिफाई कीजिएगा, कि अगर आज हमें आईएमएफ से ये जो 1.1 बिलियन की लोन अप्रूव भी हो जाती है, हमें दोस्त ममालिक से पैसे आ भी जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग रन में पाकिस्तान के पास फिर वही सूरत हाल होगी, चाहे कुछ अरसे बाद हो, चाहे कुछ महीने बाद हो, लेकिन फिर हम इसी मझधार में आके खड़े हो जाएंगे। देखिए सर, बात मैं वही कर रहा था कि ये किसी, अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जो बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ चीजों को, कि कोई भी मईशत जो है वो विदाउट प्रोडक्शन और किसी मुल्क से लोन और असिस्टेंस की बेसिस के ऊपर कब तक चलेगी। 20% आपने अगर सूद लगा दिया है उसके ऊपर और आपकी 10% रिटर्न अगर यील्ड करती है, मतलब अभी आपके पास कुछ अर्से के बाद चीजें बेहतर होंगी, आप देखेंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% ग्रो कर गई, ठीक है, 15% ग्रो कर गई। अगर वो ग्रो कर भी रही है 10% से और 20% आप बेयर करते हैं इंटरेस्ट बियरिंग कॉस्ट के अंदर, तो ये अल्टीमेटली मैं रफली एस्टिमेट्स बता रहा हूँ इसके ऊपर, तो आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। आप अगर लेमन टर्म्स में देखें तो 10 से 8-10% का तो वैसे भी आपको डाउनफॉल है, बिल्कुल सही। 10% उसको आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करती है जब आपकी इकोनॉमी बहुत स्टेबलाइज्ड होती है, नहीं तो 5% भी बहुत होता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है, और आप देखें डाउन साइजिंग हो रही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन शायद इसमें स्टेबलाइजेशन भी दिखाया, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, और उनको भी रिजर्वेशन है इंपोर्ट्स की वजह से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनडायरेक्टली बढ़ रही है, डायरेक्टली बढ़ रही है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हमारी मईशत के ऊपर आ रहे हैं, तो
यहाँ तो लेकिन कहते हैं अली, कि ये जो मईशत के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं ना, ये तो आवाम भी देख रही, महसूस भी कर रही है। लेकिन आपने देखा मौजूदा सिनेरियो में जो कुछ होता नजर आ रहा है, 10-11 माह हो चुके हैं इस हुकूमत को, ऐसा कोई इकदाम हुकूमत की जानिब से किया गया हो? क्योंकि पहले हुकूमत कहती रही कि हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं, पहले हुकूमत कहती रही मूडीज की रेटिंग से हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वही हुकूमत आईएमएफ के कहने के ऊपर जैसे आईएमएफ के हुक्म के इंतजार में होती है कि वहां से हुक्म सादर हो और यहां पे उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, चाहे उसके कोई भी नताइज हो, आवाम के ऊपर कितना ही कि उसके ऊपर कोई बोझ आ जाए। नहीं, देखिए हुकूमत ने अपना काम बखूबी किया है। मैं ये बात आपकी थोड़ी सी नलीफाइड करूंगा कि हुकूमत ने अपना काम बखूबी किया है, मगर डायरेक्ट वो जो काम किया है ना, उसने ये काम किया है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया और हमारे पास ये प्रॉब्लम्स थी, हम जो है वो मिस्टर इस्माइल साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाए, नहीं मिस्टर इस्माइल ने इसाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाए। मतलब हर एक ये नॉन इश्यूज की बेसिस के ऊपर इनको किसने कहा था कि इतनी बड़ी पोजीशंस के ऊपर आप आके फैसले करें इन क्रिटिकल पीरियड्स के अंदर। उसके अंदर पीडीएम हमें क्या क्या हमें पड़े हुए हैं, पीडीएम के अलायंस हो या इलेक्शन हो या कुछ, हम तो स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी उस वक्त बिल्कुल पीटीआई के जो इमरान खान साहब है, ठीक है, उनकी अपनी उनके दौर में शायद कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई हो ना हुई हो, मगर एक तरह की डिमांड थी कि फौरी क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जब तक कि अनसर्टेनिटी रहेगी मुल्क के अंदर, कोई भी इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या जो हमारे मुल्क की डेवलपमेंट है वो स्टेबलाइज नहीं होगी। अली माजर से आपका कता कलाम में करना चाहूंगा, आपने इलेक्शंस का तस्करा किया। कुछ लोग ये जो डॉलर की ऊंची उड़ान को इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला हुआ और पंजाब और केपी में इलेक्शंस के हवाले से एक फैसला कर लिया गया। अब हुकूमत के पास अगर कोई ऑप्शन था तो एक ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन थी जिसको अगर वो हो तो इन इलेक्शंस को अवॉइड किया जा सकता है। और हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी शो नहीं किया गया इन इलेक्शंस के हवाले से। जैसे ये फैसला आता है जो कि हुकूमत की तवक्कुआत के बरखिलाफ होता है, उसके एक दिन बाद ही हमने देखा कि डॉलर बिल्कुल बेकाबू हो गया और एक ही दिन में, बल्कि चंद ही घंटों में डॉलर से की कदर में 20 से 25 रुपए का इजाफा हुआ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हुकूमत का जानबूझ के भी एक हुकूमत ने आंखें बंद करे रखी कि हाँ ठीक है, अगर कुछ बिगाड़ हो भी रहा है तो शायद एट द एंड ऑफ द डे इसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए बात वही है ना कि अगर इस वक्त मईशत को किसी भी तरीके से देखा जाए कि अगर जैसे कि मैंने कल सुनने में आया था कि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 303 रुपए से ऊपर जामत कर गया, ठीक है, 303 रुपए से ऊपर से जामत कर गया है आपका डॉलर। तो उसकी बेसिस के ऊपर जो एक अनसर्टेन और गैर यकीनी जो माहौल बना हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो उसपे एक यही आ रहा था कि अगर इलेक्शन कॉल होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और क्योंकि आधी पार्टीज जो है वो फेवर में है, आधी अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जो जब पीडीएम के फेवर में फैसला आता है तो पीडीएम वाले जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, यानी इमरान खान साहब को हटाने वाला फैसला। तो उसके ऊपर जो तमाम तरकीबें के इनको सपोर्ट की, जब हमारे मीठा मीठा हाफ करवा तू अब जब वो उनके अगेंस्ट आता है तो उसके ऊपर जो है वो तमाम तर चीजों को नलीफाइड करते हैं। तो ये कानून की बालादस्ती कहाँ दिख रही है? ये देखिए, मैं बात ये नहीं कर रहा कि कौन सही है कौन गलत है। जब बड़े लेवल्स के ऊपर यानी आप अपने मफाद के लिए कहें कि नहीं ये कोर्ट ने फैसला सही किया, ये कोर्ट ने फैसला गलत किया, हु द हेल वी आर टू डिसाइड कि सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं सर? यही सेम इश्यूज हमारी पाक फोर्स के साथ है, यानी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर है। यानी वो पाकिस्तान आर्मी अपने काम कर रही है, ठीक है, उनके चीजों में रिजर्वेशन होंगी आपको या नहीं होंगी वो एक अलग फैक्टर है, मगर अल्टीमेटली हम एज अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर रहे इलेक्शन में वोट डाल के। अली आपने बिल्कुल सही कहा कि हम तनकीद बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एक चीज ये भी है, जरा इसको भी आइडेंटिफाई कीजिएगा कि इस वक्त अगर हुकूमत की प्रायोरिटीज की बात की जाए, अभी डिजिटल मरदमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है जो कि एक यकीनी तौर पर अच्छा अमल है, इसमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। और कराची से शहर जिसकी आबादी, खास तौर पर कराची का तस्करा करूं, जिसकी आबादी कितनी है यही किसी को नहीं पता, उस शहर में अगर डिजिटल मरदमशुमारी होती है तो बहुत एक अच्छा मौका होगा लोगों के पास के वो ना सिर्फ अपने आप को इसमें एनरोल कराएं, रजिस्टर कराएं और मेक श्योर करें कि डिजिटल मरदमशुमारी के नतीजे में उनकी गिनती को सही तौर पे गिना जा सके। क्योंकि जब वसाइल की तकसीम की बात होती है तब पॉपुलेशन का जो तनासुब है अगर वही नहीं सही तौर पर मालूम होगा तो किस तरीके से वसाइल का तयन किया जा सकेगा, किस सूबे को, किस शहर को कितने वसाइल की जरूरत है। तो लोगों से अपील भी है कि इस हवाले से खुद आगे बढ़ के अपने आप को रजिस्टर करें डिजिटल मरदमशुमारी में, ताकि ये एक अच्छा माहौल हो। लेकिन इसका एक और पहलू ये भी है कि अगर अली आपने सुना हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जाता है कि डिजिटल मरदमशुमारी जरूरी है, इलेक्शंस के हवाले से वो कहते हैं बजट्स नहीं है।
अब सिचुएशन ये है कि डिजिटल मरदमशुमारी पे कमोबेश जो इतलात है कि 35 अरब रुपए तक इसमें लागत आएगी, जबकि इलेक्शंस कराने में 30 अरब रुपए लागत आएगी। हुकूमत का ये दौरा मयार आपको समझ आता है? देखिए, आप मुझे बताया ना कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कितने लोग वोटर्स हैं आपके पास, तो इलेक्शन आप करवा लें तो उससे क्या फायदा होगा? लेकिन ये कहीं ना कहीं डिले टैक्टिक पे भी तो असर हो रहा है ना। अगर हुकूमत ये बात टेबल टॉक के जरिए कह देती, अगर इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया जाता और 2-4 महीने के अंदर ये सारी चीजों को रैप अप करके एक इलेक्शन प्रोसेस कॉल कर दिया जाता, तो फिर मेरे ख्याल से हुकूमत को और ऑपोजिशन किसी को मसला ना होता, शायद इतनी बड़ी तबाही भी ना होती पाकिस्तान में। हाँ। ठीक है, अब ये जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं पीडीएम के, और जो चले पीटीआई का तो टेन्योर नहीं, यानी की गवर्नमेंट है, अब इसके अंदर अगर मतलब शुमारी आप मुझे बताया ना, आपको पता ही नहीं कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं और आप इलेक्शन के ऊपर जाते हैं, तो इलॉजिकल सी चीजें हैं। ठीक है, अब ना ही कोई रोड मैप है, ना ही कोई रोड प्लान है, इसके ऊपर अगर बनाते भी है उसके ऊपर प्लान, तो अप्रोक्सीमेटली इसका मतलब 6 मंथ कहीं नहीं गए, 6 मंथ। ठीक है, आपके पास ज़र मुबादले के ज़खायर ऑलमोस्ट डिप्लीटेड है, प्लीज इस बात को जरा समझिए कि ऑलमोस्ट डिप्लीटेड है। यहाँ पे आप मार्केट्स में आते हैं, आपको लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वैसी ट्रैफिक का रश है, वैसी सारी चीजें, बट अल्टीमेटली वी पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की बका के लिए हमारे को सबने स्टेप लेना है, पॉजिटिव स्टेप लेना है। अली फाइनल जरा इस पे भी बता दीजिएगा कि अभी जो शरह सूद बढ़ी है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई किस हद तक बेकाबू हो चुकी है। आज मैं इनफैक्ट कल की बात है कि फ्लोर मिल एसोसिएशन ने कह दिया कि वो सस्ते दामों आटा नहीं बेच सकते। इसी तरीके की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो खासतौर पर एडिबल आइटम्स की बात की जाए, सबकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही नजर आती है। अब गवर्नमेंट के पास एक चैलेंज है कि मईशत को भी कंट्रोल करना है, काम आदमी की जिंदगी को भी संभाल के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि एक अनार्की की सिचुएशन डेवलप हो जाए। लेकिन क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर आज मुल्क में जो महंगाई का तनासुब 30 से 35% है, जहां पे कुकिंग या एडिबल आइटम्स की जो शरह सूद की एडिबल आइटम्स की बात करें, वो उससे ज्यादा महंगी नजर आती हैं, तो कहां हुकूमत से एक चूक हो रही है और हुकूमत के पास अब ऑप्शंस क्या है, और ऐसे में आवाम क्या कर सकती है? क्योंकि एक जानिब उनको अपनी जॉब्स के खतरात लाके हैं, जॉब सिक्योर नहीं है, अब बहुत से लोगों को बहुत तेजी से जॉब से निकाला जा रहा है, तो आवाम और हुकूमत इस हवाले से कहां खड़ी नजर आ रही है आपको? सर देखिए, आपने एक बात पूछी कि कहां पे मिस्टेक या कहां पे चूक हो रही है गवर्नमेंट से, राइट? जी जी जी। कुछ करें तो चूक और मिस्टेक की बात करेंगे ना, जब कुछ कर ही नहीं है तो अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट सब चीज मिस्टेक्स हैं। आपने सीरियसली एक बात बताया ना कि सबको पता था कि महंगाई होने वाली है, सबको पता है ये चीजें कि इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल मार्केट से, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी सारी चीजें हो रही हैं, बट कोई स्टेप लिया गया था इसको कर्व करने के लिए, कोई स्टेप लिया गया था इसको कंट्रोल करने के लिए? मतलब हम तो नहीं है, हम तो थिंक टैंक्स नहीं है ना, थिंक टैंक्स तो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे वजीर बैठे हुए हैं, जिन पे तमाम तर चीजों में वो एक्सपर्टीज रखते होंगे, जब भी तो उनको उस पोजीशन पे बैठाया गया है। तो वो उनमें से क्या किसी मैं एक थोड़ा सा एक मिनट का टाइम लेता हूँ। जी जी। नवंबर के अंदर जब हमने बात की थी, शरह सूद 7 या 8% के करीब थी या 9% थी। आई वॉज इन इस्लामाबाद, मैंने वहां पे आपको प्रेडिक्ट किया था कि ये ग्रेजुअली करके लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त मैं फोर्स कर रहा था कि इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं है। डॉलर के ऊपर भी लास्ट जो मेरी कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुई थी टेलीफोन के ऊपर, उस वक्त मैंने कह दिया 300-325 रुपए करीब डॉलर लेके जाएगा। ठीक है, आज आप मेरी कॉन्वर्सेशन के बाद अगर आप ये कहते हैं कि उस्मानी साहब आपकी बात से तासुर आ रहा है, ये हम डर रहे हैं, ये हमको खतरा लग रहा है, सर ये बातें मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये तो मैं फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल है, ऑन रिकॉर्ड है जो आपने बात कही है। मैं ये अपने एनालिसिस को साबित कर रहा हूँ कि मुझ जैसा जाहिल आदमी एक टीवी चैनल के ऊपर अपनी एक बकवास करता है आके, और वो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता है जो कि हिट पर रहे। ठीक है, और जो मतलब क्या इनको नहीं अंदाजा था गवर्नमेंट के डेलीगेट्स को 1 साल 1.5 अली, फिर अब आप प्रेडिक्ट ही करते चले, अब आपने तस्करा छेड़ ही दिया, तो मुझे अब बता दें, अब यहाँ पे ऑलरेडी जहां आपने कुछ अरसे पहले कहा था कि इस नहज पे हम आ जाएंगे, आज हम वहां आ चुके हैं, अब आगे क्या है? आगे आपको नजर आ रहा है कि क्या गवर्नमेंट इलेक्शंस कॉल कर सकती है? आपको नजर आ रहा है कि कोई बेहतर गवर्नमेंट आके ये सारे मामलात को हैंडल कर सकती है, या इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और फिर जब कोई नई हुकूमत आएगी उसके पास शायद कोई ऑप्शन ही ना बचे और एक बड़ा अनाउंसमेंट हमें देखने को मिले? खुदा ना खास्ता। गवर्नमेंट के पास तो कोई बड़ा हमारे पास ऐसा दिख नहीं रहा कि कुछ सिंसियर अप्रोच के साथ कोई होती हुई दिख रही हो, राइट? दौर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को सेंसिबल अप्रोच के साथ, क्योंकि हमसे ज्यादा जीनियस बंदे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि उनके पास कोई एक्शन प्लान हो, कंटिंजेंट प्लान हो, जो इमीडिएट बेसिस पे वो एक्सप्लोर करे और मुल्क की मईशत जो है वो जादू की छड़ी की तरह चेंज हो जाए। ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि
अभी फिलहाल अगर राइट नाउ सिनेरियो देखिए तो उसमें कोई ऐसी चीज गवर्नमेंट की जानिब से अभी होती हुई नहीं दिख रही जो कि मईशत को फोकस किए हुए हो, कतई नजर इसके कि वो अपनी साख को बचाने की पॉलिटिक्स से। अब इसके अंदर जैसे कि आला अदलिया हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने केपी की और पंजाब के अंदर इलेक्शन के ऊपर इंडेमनिटी देती कि हाँ ठीक है ये चीज होगी। इसी तरीके से मुझे पर्सनली ये सेंस आ रहा है, ये फील हो रहा है कि कोई इस तरीके के जो ऑथोरिटेटिव इदारे हैं वो जब देखेंगे कि मईशत के अंदर अब उनको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, पाक कोर्ट हो गई, ये बाय डिफॉल्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, ये तो अपने इदारे हैं। मगर अल्टीमेटली जब नेशन सुप्रीमेसी की बात आएगी, जब खुदा न खास्ता एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो और खतरनाक हो चुका और लग जाएगा, तो शायद इन इदारों की जानिब से कोई एक ऐसा मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद वो यहाँ पे या इदारों की जानिब से या आवाम की जानिब से, क्योंकि आवाम इस तमाम तर सिनेरियो में सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। अगर अब आज आवाम की बात करें तो मेरे ख्याल से ये वो तबका है जो रोज पे सरा है लेकिन उसकी चीखें भी सुनाई नहीं दे रही। और जिस अंदाज से अली आपने गुफ्तगू की, मेरे ख्याल से ये बहुत मौजू है कि ऐसे मौके पे हम कोशिश करें कि हारमोनी क्रिएट करें। अगर आज पाकिस्तान में सेंस ऑफ हारमोनी नहीं होगी तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये बात भी बहुत ज्यादा अहम है कि अगर आज पाकिस्तान में इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं और कोई केयर टेकर सिस्टम आता है तो वो जो केयर टेकर सिस्टम है वो किस तरीके से इस हुकूमत के मामलात को संभालेगा, क्योंकि पाकिस्तान आज जिस जगह पे खड़ा है उन 3 माह के जो केयर टेकर सिस्टम का जो वक्त होगा उसमें वो हुकूमत कैसे चलाएंगे, कैसे मामलात को रन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। साथ में एक और ये भी सवाल है कि अगर इस हुकूमत के जाने के बाद, केयर टेकर सिस्टम आने के बाद एक फ्रेश इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन के नताइज क्या होंगे ये कोई भी नहीं जानता। और आज अगर ऐसे नताइज आ जाते हैं जहां पे किसी एक पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं है, जहां पे किसी किस्म का कंफ्यूजन है, जहां पे धांधली का शोर मचता है, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं और बहुत करीब आ चुके हैं। ये चैलेंज को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात यही बताते हैं कि एक नेशनल कंसेंसस बिल्ट हो और फिर अगर नताइज हो, चाहे वो किसी को भी फेवर करें, किसी को भी किसी के भी हक में चले जाएं, उन नताइज को हमें मानना होगा। यही एक फिलहाल सूरत हाल नजर आती है। नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जाए, आगे की तरफ मूव ऑन करते हुए जो भी अगला लाएअमल है उसको क्लियरली एक टेबल टॉक के जरिए आगे बढ़ाया जाए, ताकि आवाम को भी कॉन्फिडेंस हो, इंटरनेशनली जो ओवरसीज पाकिस्तानी बसते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस हो। अगर वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो शायद ये सूरत हाल कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। ब्रेक बाद हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं कराची में जारी एक बहुत ही बड़ी नुमाइश का। माय कराची के उन्वान से कराची एक्सपो सेंटर में एक नुमाइश जारी है जिसको कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से इनेकाद किया जा रहा है। इस नुमाइश का आज इब्तदाई रोज था और ओपनिंग सेरेमनी हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के एतबार से भी और पॉलिटिकल एतबार से भी हमें आज नजर आए। वहां पे ये भी कहा जा सकता है कि एक कंसेंसस भी बिल्ट होता हुआ नजर आया कि किस अंदाज से बिजनेस कम्युनिटी और पॉलिटिकल फोर्सेज ने एक साथ मिलकर इस बात का अज़म का दोहराया कि पाकिस्तान में बिजनेस के रिवाइवल के अलावा और कोई हल नजर नहीं आता। क्या हुआ आज आपको दिखाते हैं। रहमान रहीम। जनाब मोहतरम मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, ऑनरेबल द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ all the countries who have come here have honored us, the government officials, Chairman BMG Mr. Zubair Motiwala Sahab, and Vice Chairman of BMG Group Mr. Tahir Khalik, Mr. Harun Farooqi, Mr. Anjum Nisar who is present here, Mr. Javed Dilwani and Mr. AQ Khalil who has not been able to join today, but still I wish to acknowledge his efforts in all these management. I also would like to say welcome to the office bearers of my committee, the executive body of Karachi Chamber of Commerce, Mr. Tausif Ahmed and Mr. Haris Agar, former office bearers of Karachi Chamber of Commerce and Industry, participants from the private sector. Sorry, I just forgot to mention the presence of Mr. Saeed Ghani Sahab, Nasir Sahab, Shajil Meman Sahab. आप सबका आने का बहुत शुक्रिया. Thank you very much for your visit. तो छठे सबसे डेनिश शहर से गिर के, यानी ये गिरना अच्छी बात है, मतलब बेहतरी उसमें आई कि इस वक्त वो कोई 125वां सबसे डेंजरस शहर है, लेकिन उसके बावजूद हम सेंसिटाइज इतना ज़्यादा है, कराची की खबर इतनी ज़्यादा आती है
कि एक छोटा सा नहीं, जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा था। इंसिडेंट होता है तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं, और राइटली सो। लेकिन यही कराची है जिसमें पिछले कुछ सालों में आपने देखा कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ। हमारी कराची की पुलिस थी जिसने उस हमले को नाकाम बनाया और शहादतें दी। चाइनीज़ कांसुलेट पे हमला हुआ था, ये भी 3 साल, मुझे एग्जैक्टली 3 साल पुरानी बात है, 3-3.5 साल पुरानी बात। उस वक्त भी पुलिस पहुंची और उन्हें न्यूट्रलाइज किया। रिसेंट जो कराची पुलिस ऑफिस पे हमला हुआ था उसमें भी पुलिस, रेंजर्स और आर्मी ने मिलके चंद घंटों में इसको न्यूट्रलाइज किया। हमारी 5 शहादतें हुई पुलिस की और रेंजर्स की इस ऑपरेशन के दौरान, लेकिन उन्होंने अपनी जानें भी दे के, और मैं उस दिन उधर खुद गया था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस में इतना जज्बा था कि अपने कमांडर से लड़ रहे थे कि पहले मुझे भेजो ऊपर, पहले मुझे भेजो कि मैं जाऊँ। लेकिन इसके साथ साथ हमने सिर्फ ये चीज़ कि ये दहशतगर्द पूरा मुल्क ट्रैवल करके कराची तक पहुँचे और उन्होंने कराची पुलिस ऑफिस पे अटैक किया, हम समझते हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उस दिन से लेके उससे पहले भी हम कह रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स, 2 एपेक्स कमेटी मीटिंग्स, एक पेशावर का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद फिर ये कराची के बाद फेडरल एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, हम जो हमारी नेशनल एक्शन प्लान है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ 3-4 साल समझे कि जी सब ठीक ठाक हो गया है, हम बाकायदगी से उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करते हुए कराची में, सिंध में हम उस पे अमल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। जब ये मुझे कुछ खतूत भी आए थे चेंबर की तरफ से, ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने ही भेजा और मैंने पुलिस को और डायरेक्ट किया था कि जी मिल के और तसल्ली दिलाएं। इस कराची में एक ज़माना वो भी था कि कोई इवेंट नहीं होता था। इस वक्त अभी क्या मार्च है, आज मार्च की कौन सी तारीख है? 3rd मार्च में हम क्या क्या कर चुके हैं इस कराची के इवेंट्स। ये 2 महीने में हमने एक्सपो किया, डिफेंस एक्सपो किया, हमने जो आर्मी का नेवी का अमन एक्सरसाइजेज और मैरीटाइम एग्जीबिशन थी, पहली बार हुई, वो की, PSL के मैचेस किए, और आज ये भी एक्सपो हमारा जो है माय कराची वो भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। ये दहशत गर्दों से मुकाबला है हमारा। हमारी सिचुएशन ऐसी आप देख रहे हैं, पूरे मुल्क में इस वक्त भी 4 सूबों में इंसिडेंट्स हुए हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, अगर हम, मुझे कहा गया था जैसे ये KPO वाला इंसिडेंट हुआ था और लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आई कि जी PSL का मैच अगले दिन था, उस दिन एक रेस्ट डे था, कि वो PSL का मैच ना करें। मैंने कहा नहीं, हमने कराना है, इसलिए कि हम नहीं इन दहशतगर्दों को ये एहसास भी दिलाना चाहते कि वो किसी तरीके से कामयाब हुए। वो नाकाम हुए, वो जहन्नुम रसीद हुए, और इंशाअल्लाह ताला जो भी इस मुल्क में, इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा, वो हमारा दुश्मन है। तो हमने रेजिलिएंट रहना है, रेजिलिएंट हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ। तो ये माय कराची वाला इवेंट, और जो करना है कराची में, जो इवेंट्स करने हैं, हम हाजिर हैं। इस वक्त आपको पता है क्या क्या हो रहा है? ये माय कराची का इवेंट हो रहा है। आज सुबह मैंने मीटिंग की थी, सेंसस चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए, और उस पर भी मैं थोड़ा सा कुछ बोलूँगा। उसके लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट लगी हुई है, हमारी पोलियो की मुहिम चल रही है, बाई इलेक्शंस हैं 16 मार्च को। हम इतने स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन हम मना किसी को नहीं करते। नहीं तो बड़ा आसान है, पहले यही होता था, इजाज़त ना तो बात ख़त्म। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क की रौनकें हमने बहाल की हैं,
ख़ास तौर पे कराची की रौनकें हमने बहाल की हैं और हम इसी तंदई से काम करते रहेंगे ताकि हमारा ये शहर और ज़्यादा पीसफुल हो। यस, इश्यूज़ हैं, किसी भी 2-2.5 करोड़ की आबादी के शहर में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो वक्ती प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने दहशतगर्दी का सामना किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी, हम बाकी क्राइम्स का भी सामना कर रहे हैं और इन सबको भी शिकस्त देंगे। हमारे आए हुए मोअज़्ज़िज़ीन मंदोबीन, अस्सलाम वालेकुम। First of all, I want to take this opportunity to thank this Karachi Chamber of Commerce and Industries team. A very, mashallah, potent team under the chairmanship of Tariq Saab and Zubair Motiwala Saab for coming up with this idea of initiating this My Karachi exhibition at this time of the year. Although there were concerns that unfortunately there is some law and order concern, so this may be postponed. But I really congratulate him for coming up with courage, and because unfortunately a few days back we had a unfortunate incident when the KPO was attacked, but the way our forces, the police force along with the rangers and the Bagh Army commandos, they fought back and neutralized all the terrorists there. This was a great achievement. So we told him and we provided him all the available resources to just go ahead with this plan. So thank you very much, because these kind of activities are very important to generate the business activities and create a confidence in the citizens. And Karachi is back to the normal, and it's a very vibrant and potent city. In fact, I just want to mention the very next day when we had a PSL tournament, there was a 95% crowd in the stadium. That shows the courage, how courageous and courageous the people of the Karachis are, citizens of Karachi are. And in fact, come what may, they will never be dismayed and they will never bother about these unfortunate incidents. They will carry on with their normal and usual life. So this is a part of it. In fact, we had a long chain of such activities taking place in this area. Recently we had the PSL, and before that we had Ideas, PIMEC and other such activities which help in generating the economic growth in the city, and they are also the source of entertainment for the entertainment-starved people of the city. So thank you very much, Moti Saab and your team, for coming up with this great show and helping the people of Karachi for this positive entertainment as well as economic activity generation. Thank you very much. Honorable Sayyid Murad Ali Shah Sahab, Chief Minister, Sindh, Honorable Cabinet Committee members, Jam Ikram Khan Darijo Sahab, Sharjeel Memon Sahab, Nasir Shah Sahab, Saeed Ghani Sahab, Iqbal Memon Sahab, Commissioner Karachi, Javed Dodo, Additional IG Karachi, Tariq Yusuf Sahab, Tausif, Haris, Javed Bilwani Sahab, Anjum Nisar Sahab. My diplomatic community who's sitting here, I can see all of them, Turkish, Consul General, Bangladesh, Thailand, Qatar, Malaysia, Iran, Japan, Oman, Malaysia, Thailand, Malaysia, and so many other, Russia. I'm very grateful to all the diplomatic committee for attending in this big number. We are indeed grateful, and all the managing committee members of Chamber, members of Karachi Chamber, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm really grateful that you people have come all the way for inauguration of this
continuous My Karachi exhibition, which we are holding every year. And it was started by our late leader, Siraj Qasim Teli sir. And we still remember him like he is here with us. And we all have, fond memories with Siraj Qasim Teli sahab, who has fought for Karachi's right for a very, very long time and Pakistan's right. I think that we all pray for his soul, for a peace in, inshallah, Jannatul Firdaus. That's what I can pray for him. I've been asked to request the diplomats to urge their countries to participate next year. And inshallah ta'ala, I'm sure Iran will definitely participate, I can say without saying, and next year, this inshallah, the My Karachi event, 19th event will be held in 2024, and we would like to see many more countries participating in this, and I'm sure when your exhibitors come here, the city is has a population of 25 million plus. This province has a population of 65 million plus people. And Pakistan's population, I don't know, the last we counted was 220, it's almost 300 million people. The opportunities are huge. Please come to Pakistan, exhibit here, and I'm sure you'll find a very large market. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।